इस फिल्म के जरिए अक्षय खन्ना ने बॉलीवुड में अपनी ऐसी जबरदस्त छाप छोड़ी कि हम आज तक उनकी इस फिल्म का ये मीम यूज मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप किसी भी एज ब्रैकेट के हों, आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे बंदे से नहीं मिले होंगे कहा हो कि उसे फिल्म बकवास लगी। परफेक्ट टाइमिंग के साथ की गई अनइंटेंशनल कॉमेडी, एक्सप्रेशन से पैदा किया गया ह्यूमर। जय का कैरेक्टर हम देखते हैं, वो एक इमोशनल लवर होने के साथ साथ एक ऐसा दोस्त भी है, भाई भी है, जो सिचुएशन पर ना चाहते हुए भी ह्यूमर क्रिएट कर देता है। बेटे की लाश देख के इमोशनल होना हो या आईएसआई के मेजर के सामने बैठकर उसे कसाई नुमा मौत देने की धमकी देना, आइकॉनिक डांस करना हो या अपने बेटे के ही कातिल का एक हम एक ऐसे समय और देश में जी रहे हैं जिसमें प्रजनन यानी कि ब्रीड करने जैसे सामान्य एक्ट को, जो कि जानवर भी कर लेते हैं, उसे उपलब्धि माना जाता है। जीवन में अपने दम पर कुछ न उखाड़ पाने वाले हों या फिर दिन सड़कों पर भीख मांगने और रात रैन बसेरे में बिताने वाले, ऐसे लोग भी आपको इस बात पे ज्ञान दे देंगे कि क्यों अपनी वंशावली आगे बढ़ाने के लिए उनका बच्चा पैदा करना जरूरी है। ऐसे में एक पढ़ा लिखा, सेंसिबल, स्किल्ड व्यक्ति जो अपने आर्ट में अव्वल है, वो ऐसी बातें क्यों कहता है कि उसे शादी या बच्चा पैदा करने में कोई रुचि नहीं है। हम एक ऐसे समय और देश में जी रहे हैं जिसमें एक बी ग्रेड फिल्म में सी ग्रेड रोल करने वाले एक्टर या एक्ट्रेस के नेपो किड छटाक बटा 3 की एक्टिंग स्किल्स होने के बाद भी मीडिया के सामने खुद को रॉबर्ट डेनीरो, मार्लन ब्रांडो या हेलेना बोनहम कार्टर से कम नहीं समझते। ऐसे समय में इतने शानदार अभिनेता जिसने किसी समय पर अमिताभ और ऋषि कपूर जैसे दिग्गजों को टक्कर दी हो, उसका बेटा कोई पीआर या पापराजी तो क्या, मीडिया तक में भी बराबर से आता नहीं है। और हम एक ऐसे समय में और देश में जी रहे हैं जिसमें फिल्म इंडस्ट्री इतनी मॉरली करप्ट है कि किसी अभिनेता को टाइपकास्ट करने या टैग करने में 1 सेकंड नहीं लगाती है। ऐसे समय में भी एक अभिनेता ऐसा निकल के आता है जो लगातार अपने स्किल, वर्सेटैलिटी, बिना डरे चैलेंजिंग रोल्स पकड़ लेने की आदत से लगातार अपने अभिनय का लोहा मनवाता ही जाता है। शायद इतना इंट्रोडक्शन काफी होगा, बाकी आप थंबनेल देख के, टाइटल पढ़ के समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर जैसे नायक से शुरू होकर सिद्धार्थ जैसा दोस्त बनकर कभी वीडियोकॉन वाला जीतू तो कभी जय तो कभी गौरव राणे बन के हमें हंसाते हुए और आज औरंगजेब जैसा ऐतिहासिक खलनायक और रहमान डकैत जैसे गली के कुत्ते की मौत मरने वाले गुंडे के जीवन को स्क्रीन पे एक रॉटवेलर जैसे खूंखार दानव की तरह हमें दिखाने वाले अक्षय खन्ना की। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, बॉलीवुड में तो ना के बराबर होते हैं, जो इस लेवल की फैमिली में पैदा होकर भी आम बातचीत में बेहद डाउन टू अर्थ और हम्बल सी वाइब दे पाते हो। 1975 के मार्च के महीने में उस समय सुपरस्टार विनोद खन्ना भी नहीं जानते होंगे कि उनके घर में फ्यूचर के वर्सेटाइल एक्टिंग लेजेंड ने जन्म लिया है, क्योंकि यदि शायद जानते तो 1982 में सारा काम धाम सिनेमा जगत में बनाई अपनी सारी इमेज और एक प्यारा सा सुंदर सा परिवार सब कुछ छोड़ छाड़ के एक कल्ट को फॉलो करने के लिए अमेरिका कभी नहीं जाते, न ही सारी पहचान छोड़ छाड़ के विनोद खन्ना से स्वामी विनोद भारती बनते। ना उस कल्ट के कारण उनका परिवार टूटता और ना शायद डाइवोर्स होता। और हाँ, खासकर यदि पता होता कि 5 साल के अंदर अंदर लौटकर बुद्धू घर को वापस ही आना है, तो फिर अंधे होकर किसी कल्ट के चक्कर में कतई ना पड़ते। वैसे तो अक्षय खन्ना ने कभी यह साफ नहीं किया है कि उनके परिवार और बच्चों को लेकर के ऐसे विचार क्यों हैं। वो कहते हैं कि मुझे शादी करने या बच्चा पैदा करने का कोई शौक नहीं है। हालांकि वो ये भी बोलते हैं कि बच्चा पैदा करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो कि वो नहीं उठाना चाहते, वो अकेले खुश हैं। पर यदि हम उनके जीवन के पन्ने उल्टे पलटने शुरू करें तो ओशो नामक व्यक्ति के उनके पिता के जीवन में आना और उस वजह से उनके पिता का जीवन इफेक्ट होना, उनके मन पे प्रभाव पड़ना, पूरे परिवार का जीवन इफेक्ट होना, यह साफ करता है कि शायद इसीलिए शादी को, परिवार को, बच्चों को लेकर अक्षय खन्ना के ऐसे व्यूज हैं। लेकिन पर्सनल लाइफ से थोड़ा प्रोफेशनल की तरफ मुड़ते हैं तो विनोद खन्ना ने अक्षय को न केवल एक्टिंग के लिए इंस्पायर किया बल्कि जीवन में एक्टिंग करियर में आगे बढ़ने के लिए उनका साथ भी पूरा दिया। फिर चाहे उन्हें फिल्म स्कूल भेजना हो या फिर उनकी पहली फिल्म प्रोड्यूस करना हो या फिर उसमें खुद एक्ट करके भी साथ देना। हालांकि हिमालय पुत्र उस समय उतनी हिट नहीं हो पाई, फ्लॉप हो गई, लेकिन बॉर्डर में अक्षय खन्ना का धर्मवीर सिंह का रोल आज तक लोग नहीं भूल पाते। मरने से ठीक पहले वो महीन सी हंसी जो धर्मवीर हंसता है ना, वो देखकर बड़े से बड़ा डायरेक्टर हॉलीवुड का भी ये नहीं कह सकता कि ये इस बंदे की केवल दूसरी फिल्म है। बॉर्डर से शुरू हुआ सफर आब लौट चले से होता हुआ ताल फिल्म पर पहुंचता है।
यह फिल्म न केवल अपने म्यूजिक के कारण बल्कि शानदार स्टारकास्ट और सुभाष घई के सालों के अनुभव के चलते बॉलीवुड में एक माइलस्टोन की तरह आज भी गिनी जाती है। इस फिल्म के जरिए अक्षय खन्ना ने बॉलीवुड में अपनी ऐसी जबरदस्त छाप छोड़ी कि हम आज तक उनकी इस फिल्म का ये मीम यूज करते हैं। जी हाँ, जिन्हें ना पता हो बता देता हूं, ताल फिल्म का ही सीन है ये। 1999 की ताल पहली ऐसी माइलस्टोन थी जिसमें खन्ना बाबू ने अपने अभिनय का लोहा मनवाया, जिसके बाद 2001 में आती है फिल्म दिल चाहता है। और भाई मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप किसी भी एज ब्रैकेट के हों, आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे बंदे से नहीं मिले होंगे जिसने कहा हो कि उसे दिल चाहता है फिल्म बकवास लगी। फरहान अख्तर की बनाई ये फिल्म दोस्ती, इमोशंस और दोस्ती के बीच में आने वाले इमोशंस को लेकर 3 घंटे 3 मिनट में इतना कुछ कह जाती है कि यदि 30 की उम्र में भी आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर ये फिल्म देखेंगे तो आप खुश और दुखी दोनों हो जाएंगे और शायद टीनेजर्स या बच्चों की तरह रो पड़ेंगे। ताल में जहां मानव का कैरेक्टर काफी ग्रे से शेड्स और मिले जुले से इमोशंस दिखाता है, वहीं दिल चाहता है में अक्षय ने सिड के रूप में एक इंट्रोवर्ट पर बेहद मैच्योर कैरेक्टर निभाते हुए फन फिल्म में सीरियस एक्टिंग का एक बढ़िया एग्जांपल सेट किया था। वैसे कहा यह भी जा सकता है कि उनका दिल चाहता है का जो सिड का कैरेक्टर था वो असल में कहीं ना कहीं अक्षय खन्ना की पर्सनैलिटी का ही एक रिफ्लेक्शन था। दिल चाहता है में ऑडियंस की पलकें नम करने के बाद में आती है फिल्म LOC कारगिल। इसमें भी अक्षय खन्ना एक बार फिर बॉर्डर वाला सोल्जर लुक लेके सामने आए। बॉर्डर की ही तरह JP दत्ता निर्देशित यह फिल्म बेहद अंडररेटेड रही हो, लेकिन आज भी आप किसी वॉर फिल्म एंथुजियास्ट से पूछेंगे कि उसकी भारत की टॉप 3 मूवीज वॉर से रिलेटेड कौन सी हैं, तो LOC कारगिल का नाम वो बंदा जरूर लेगा। इस फिल्म में भी अक्षय खन्ना ने लेफ्टिनेंट बलवान सिंह के रोल में पूरी तरह जान डाल दी थी। अब बात करते हैं भाई की वर्सेटैलिटी की। लवर बॉय, सीरियस, इमोशन सभी रोल करने के बाद आया एक ऐसा लेजेंडरी रोल जिसके न केवल आज तक हम मीम्स एंजॉय करते हैं बल्कि उस फिक्शनल कैरेक्टर के लिए हम जस्टिस की मांग रख देते हैं भाई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन की। हंगामा हो, हलचल हो या मेरे बाप पहले आप हो, प्रियदर्शन की कमान और नीरज वोरा की कलम से निकली इन कुछ फिल्मों में अक्षय खन्ना ने अपनी कॉमेडी टाइमिंग का ऐसा डंका बजाया जो सिनेमा लवर्स और इंटरनेट दोनों को भुलाए नहीं भूलता। हंगामा फिल्म देखते हुए आप कई बार सोच में पड़ जाते हैं कि यार ये जीतू का जो कैरेक्टर है ये इतना सिंपल होते हुए भी हमको याद क्यों रह जाता है हमेशा। उसे यादगार बनाते हैं उस पात्र की इनोसेंस, कंफ्यूजन और साथ में बिना ओवर एक्टिंग का सहारा लिए हुए परफेक्ट टाइमिंग के साथ की गई अनइंटेंशनल कॉमेडी, एक्सप्रेशन से पैदा किया गया ह्यूमर। उसी तरह हलचल में जो जय का कैरेक्टर हम देखते हैं वो एक इमोशनल लवर होने के साथ साथ एक ऐसा दोस्त भी है, भाई भी है जो सिचुएशन पर ना चाहते हुए भी ह्यूमर क्रिएट कर देता है, या यूं कहें कि उससे ह्यूमर क्रिएट हो जाता है, उसे पता भी नहीं चलता। अपनी इन्हीं सब क्वालिटीज से अक्षय ने साबित कर दिया कि कॉमेडी केवल जोक से नहीं होती बल्कि कैरेक्टर की अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्रेशंस और सबसे बड़ी चीज बॉडी लैंग्वेज से भी की जा सकती है। एंड व्हेन आई से बॉडी लैंग्वेज आई मीन लिटरली बॉडी लैंग्वेज। चूल्हे में जाए चाहत ये हरगिज नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं। अरे भूल जाने के लिए तुम्हारी याद तो आनी चाहिए। तो ये हुई अक्षय खन्ना के करियर के पहले भाग की बात। इस समय की कुछ ऐसी फिल्में हैं जो बेहद अंडररेटेड रह गई। इनमें से कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जो मुझे बहुत पसंद है, वो रिकमेंड मैं करूंगा वीडियो के अंत में, जरूर बताऊंगा। आगे अक्षय खन्ना के करियर की बात करें तो कॉमेडी में सक्सेस पाने के बाद एक बात इस बंदे ने ये अच्छी की कि खुद को टाइपकास्ट नहीं होने दिया, जो कि बॉलीवुड में बहुत कम देखने को मिलता है भाई। ये ऐसी इंडस्ट्री है जहां 20-20 सालों तक लोग केवल बाहें फैलाकर रोमांस कर देते हैं या फिर अलग अलग स्क्रिप्ट में लार्जर देन लाइफ दिखकर अपने आप को ही बार बार प्ले करते रहते हैं। ऐसे में रेस हो, आक्रोश हो, 30 मार खां, ढिशुम, अक्षय खन्ना ने लगातार अलग अलग तरह के रोल पकड़कर न केवल सेफ जोन को छोड़ा बल्कि ऑडियंस के सामने उनकी एक ऐसी इमेज बन गई कि लोगों को लगता है यार इस बंदे का कोई जोन है ही नहीं, ये चौतरफा एक्टिंग कर सकता है। अब इनमें से कितनी फिल्म्स बॉक्स ऑफिस हिट होती हैं यानी कि सक्सेसफुल होती हैं और कितनी फ्लॉप होती हैं, इसकी चर्चा हम अलग कर सकते हैं। लेकिन इन सब फिल्मों में एक कॉमन चीज ये है कि अक्षय खन्ना के काम को इंडिविजुअली देखें और उसमें कमी निकालने की हम कोशिश करें तो उसमें अच्छी खासी टाइम और एनर्जी लग जाएगी। पब्लिक ने इन्हें भले ही कभी खराब एक्टर की नजर से ना देखा हो, लेकिन बॉलीवुड ने हमेशा वही किया जो अपनी पार्टीज और सर्कल में ना बैठने उठने वालों के साथ इंडस्ट्री अक्सर करती है। इस बंदे को हमेशा से ही एक साइड एक्टर की नजर से देखा गया, फिर चाहे मल्टी स्टारर फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग के दम पर अक्षय खन्ना एक अलग पहचान बनाते जा रहे थे, फिर भी बॉलीवुड ने कभी उन्हें मेन स्ट्रीम का टैग नहीं दिया। कारण वही था, मीडिया और पब्लिक अपीयरेंस अवॉइड करना, बॉलीवुड की पार्टीज और गैंगबाजी से दूरी बनाए रखना, और जैसा कि हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में अरशद वारसी ने बताया
अपने काम से काम रखना। वैसे देखा जाए तो ये सब लक्षण बढ़िया इंसान के होते हैं, लेकिन कई बार बढ़िया इंसान जब मूर्खों के बीच फंस जाता है तो डेमोक्रेसी की तरह 100 मूर्ख मिलके एक अपने से अलग पर्सनैलिटी रखे वाले को मूर्ख मान लेते हैं या फिर घोषित कर देते हैं। लेकिन हाँ, घोषित ही कर पाते हैं, साबित नहीं कर पाते। मुझे लगता है कि अक्षय खन्ना की यह छवि भी कहीं ना कहीं उनके बचपन का रिफ्लेक्शन दिखाती है। छोटी उम्र में पिता का घर से निकल जाना, उसके बाद माता पिता का डाइवोर्स, और उसके बाद इस सब के बीच फैमिली को समाज से मिले कुछ ताने, यह सब आपको जल्दी मैच्योर बना देता है। और शायद इसीलिए अक्षय खन्ना बॉलीवुड के टिपिकल हीरो से काफी हद तक अलग है। एक साइलेंट ऑब्जर्वर टाइप आप कह सकते हैं। साइलेंट से याद आया कि स्किल और स्किल्ड आदमी दोनों ही लंबे समय तक ना तो अंडरग्राउंड रह पाते हैं ना अंडररेटेड। कम बैक तो नहीं कहूंगा क्योंकि पिता की तरह कभी इंडस्ट्री छोड़कर नहीं गए थे, लेकिन 2025 में आई फिल्म छावा, इसमें अक्षय खन्ना ने जो किया वो किसी फीनिक्स के अपने ऐश से उगने से कम नहीं था। कुछ न्याणे खिलाड़ी बोलते हैं कि अक्षय खन्ना का कमबैक एक नेगेटिव ऑरा के रूप में हुआ है। उनको ये सलाह दूंगा कि भाई एक बार जाके हमराज के करण और रेस के राजीव से रूबरू हो जाइए। भाई अच्छी खासी नेगेटिविटी पहले भी फैला चुका है। लेकिन छावा में विनीत सिंह के कवि कलश के साथ साथ अक्षय खन्ना के औरंगजेब ने जो किया, उसने विक्की कौशल के छत्रपति संभाजी महाराज को कहीं ना कहीं ओवरशैडो कर दिया था। और फाइनली 5 दिसंबर 2025 को फटा वो बम जिसकी वजह से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। रहमान डकैत ने धुरंधर में हॉस्पिटल के कॉरिडोर में एंट्री लेने के साथ ही जो किया उसे एक्टिंग नहीं, प्योर डिस्ट्रक्शन कहना सही रहेगा। और मजे की बात देखिए कि वो डिस्ट्रक्शन अस्पताल के कॉरिडोर में रहमान डकैत के कैरेक्टर की मौत के साथ ही खत्म हुआ। और बीच में अक्षय खन्ना ने जो भी प्रोग्राम दिखाया उसे देखकर ऑडियंस ने एक ही बात बोली, भगवान कसम क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। बेटे की लाश देख के इमोशनल होना हो या आईएसआई के मेजर के सामने बैठकर उसे कसाई नुमा मौत देने की धमकी देना, आइकॉनिक डांस करना हो या अपने बेटे के ही कातिल का एक ब्रूटल प्रो मैक्स करने के बाद खुशी में किया गया उस हर एक एफर्टलेस बट इंपैक्टफुल एक्टिंग पीस ने थिएटर में तो तालियां बजवाई ही, लेकिन उन तालियों की गूंज अभी तक हमें सोशल मीडिया की दुनिया में उसी तरह सुनने को मिल रही है जिस तरह डॉक्टर डैंग को वो थप्पड़ की गूंज नहीं सुनाई देती थी। बिल्कुल वही थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने। अब भाई पता नहीं कि धुरंधर 2 में फ्लैशबैक के रूप में हम डकैत मियां के कुछ और सीन्स एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि रहमान डकैत के कारनामे उसे कराची और पाकिस्तान में जितना पॉपुलर नहीं बना पाए थे, उससे 100 क्या 1000 गुना अधिक अक्षय खन्ना ने इस फिल्म के माध्यम से लियारी के उस गुंडे को अब पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पॉपुलर बना दिया। वीडियो के अंत में एक सरप्राइज है, यदि आपने ना देखा हो तो इस फोटो को ध्यान से देखिए। जी हाँ दोस्तों, ये अक्षय खन्ना ही है। कुछ समय पहले ही अनाउंस हुई तेलुगु फिल्म महाकाली में अक्षय असुर गुरु शुक्राचार्य का रोल निभा रहे हैं। अब भाई इस पे क्या ही बोलूं, पिटारा खुल चुका है, अब तो एक से एक रत्न निकलेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो वादा किया था वो पूरा कर देता हूं। अक्षय खन्ना की 2 उस समय की ऐसी अंडररेटेड फिल्में जो मुझे बहुत पसंद आई थी। एक का नाम था 2004 में आई फिल्म दीवार और दूसरी 2012 में आई एनिमेटेड फिल्म दिल्ली सफारी। दोनों ही फिल्में यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है, मैं रिकमेंड करूंगा, समय निकालकर जरूर देखें। बाकी ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। धुरंधर में उनकी परफॉर्मेंस कैसी लगी है तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। ये नीचे मेरे सोशल मीडिया लिंक्स चल रहे हैं, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।